हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का, या फिर ये मान के चलें जो क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8 और उसके बाद चैप्टर नंबर 9। यानी कि दोनों चैप्टर हैं जो वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। जो भी स्टूडेंट फर्दर आने वाली क्लासेस में मैथ्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो ये 100% जरूरी हो जाता है, क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्री के आप आगे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ पाओगे, काफ़ी दिक्कत होगी आपको। यानी कि सबसे पहले आपको इसका बेसिक सीखना होगा कि ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री ये है क्या, इसमें हम किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ भी। ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ट्रिग्नोमेट्री, ध्यान से देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री है जो वो 3 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट है ट्राई, सेकंड है गोन और थर्ड है मेट्रोन। ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो तीनों वर्ड यहाँ लिखे हैं ये ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड हैं भी। कौन सी लैंग्वेज? ग्रीक लैंग्वेज। अब ट्राई का मीनिंग क्या होता है? 3 यानी कि 3। गोन का मीनिंग होता है साइड्स। गोन का मीनिंग क्या होता है? साइड्स। और जो मेट्रोन का मीनिंग होता है वो होता है मेजरमेंट, कि मेजरमेंट। इस तरीके से आप लिखेंगे। यानी कि ट्राई का मीनिंग क्या हो गया? 3, और यहाँ गोन का मीनिंग साइड्स और मेट्रोन का मीनिंग होता है मेजरमेंट। यानी कि ट्राइगोन मेट्रोन से ही क्या बना? ट्रिग्नोमेट्री बना। तो ट्रिग्नोमेट्री का एक्चुअल में जो डेफिनेशन है या फिर जो मीनिंग है वो क्या रहता है वो देखो। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो होती क्या है, यहाँ हम लिख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आप लिखोगे इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। किसकी स्टडी है? रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स, साइड्स एंड द एंगल्स इन ए ट्रायंगल। ठीक है, इन ए ट्रायंगल। यानी कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर आपको एंगल्स और उनकी साइड्स के बीच का रिलेशनशिप डिफाइन करना है तो वहां आपको ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी। अब हम किस तरीके से ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं वो देखिए। तो यहां से एक बार लिखा रहने दे इसको। अब इसको समझने से पहले ये डेफिनेशन हो चुकी है, मैंने मीनिंग आपको बताया। मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जो डेली लाइफ में आप देखते हैं। लेट सपोज एग्जाम्पल क्या है कि ये कोई ग्राउंड है जिसके ऊपर ये टावर खड़ा है भी। ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि ये टावर है और ये क्या है? ग्राउंड है। अब मान लिया कि आप इस पोजीशन पे खड़े हैं, ये जो पॉइंट है जहां मैंने स्टार लगा दिया, और आप इस पोजीशन पे खड़े होके ऊपर टावर की तरफ देख रहे हैं इस तरीके से। यानी कि जो आपकी आइज से टावर का जो टॉप है वहां कुछ ना कुछ ये एंगल बनेगा, कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। इसको हम नाम दे देते हैं ए। क्या नाम दे देते हैं? एंगल ए। अब क्या आप सिर्फ देखने मात्र से ये बता सकते हैं कि इस टावर की हाइट कितनी होगी? और जो भी कोई टावर हो, कोई बिल्डिंग हो या फिर कोई पिलर हो या फिर पोल हो, वो ग्राउंड के हमेशा क्या रहते हैं? 90 डिग्री पे रहते हैं। मैंने चैप्टर 6 में भी आपको बताया था। तो हम सिर्फ देख के ये नहीं बता सकते कि जो टावर की हाइट है वो क्या होगी। अब उसके लिए अगर आपको ये डिस्टेंस गिवन हो, ये क्या हो? डिस्टेंस गिवन। लेट सपोज आप जो फीट ऑफ टावर है यहाँ से वो 10 मीटर की डिस्टेंस पे खड़े हैं और तब आप ऊपर देख रहे हो, और उसके बाद ये आपको एंगल बता दिया जाए कि जो आपके आइज का एंगल बन रहा है टावर के टॉप के साथ वो एंगल ए है, तब जाके हम इसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि जो लेंथ है, लेंथ ऑफ टावर, वो कितनी होगी। यानी कि ऐसा हम डेली लाइफ में कर सकते हैं, और वो किसकी हेल्प से पॉसिबल होता है? ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। अब और भी मैं आपको कई एग्जाम्पल देता हूँ। लेट सपोज ये कोई बिल्डिंग है इस तरीके से, और यहाँ आप बिल्कुल टॉप पे खड़े हैं, नीचे ग्राउंड है, नीचे क्या है? ग्राउंड है, और यहाँ पे कोई बॉल पड़ी है इस तरीके से। ये क्या है? बॉल है। जो स्टार वाले जब बिल्डिंग भी क्या होती है 90 डिग्री। अब आप ऊपर से क्या देख रहे हो? बॉल को देख रहे हो। ऊपर से
बॉल को देख रहे हो, और ऊपर से देखने से आपने बताना है कि बिल्डिंग से और ये जो बॉल है ये डिस्टेंस कितनी होगी, यानी कि ये लेंथ कितनी होगी। आप ये भी बता सकते हैं अगर आपको कोई एक साइड जैसे बिल्डिंग, अगर ये बिल्डिंग आपने जूम की है कि बिल्डिंग की हाइट आपको गिवन है और ये एंगल आपको गिवन है, ठीक है, यानी कि आपकी हाइट से और उस बॉल का जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, तो आप इजीली इनको बता सकते हो। उसके बाद कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब देखिए कि जो मैथमेटिशियन है वो हमें ये बता देते हैं, या फिर साइंस में आपने पढ़ा होगा कि जो सन है वो अर्थ से इतनी दूरी पर है, यानी कि जो सन है, सूर्य है, वो पृथ्वी से इतनी दूरी पर है, वो जो भी है कई लाखों करोड़ों किलोमीटर है वो। अब उसके बाद हमें यह भी बता दिया जाता है कि जो सनलाइट है उसको ग्राउंड पे यानी कि अर्थ पे आने के लिए कितना टाइम लगता है। तो आपके माइंड में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर सन की इतनी लंबी जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में, वो कैसे मेजर की गई होगी। अब देखिए, अगर मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताऊं, ये सन होता है ना, जो इस तरीके से सन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये जो बाहरी परत होती है, यानी कि इतना गर्म होता है कि इसका जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस जो सन की आउटर मोस्ट लेयर है उसका टेम्परेचर बता रहा हूँ। ये जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए, जब ये सन, इतना टेम्परेचर है इस सन का, और हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी चीज़ है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाती है 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्या इस 6000 डिग्री सेल्सियस पे क्या कोई यहाँ पे कोई मेजरमेंट या कोई स्केल लेके गया था कि हाँ भी सन से और यहाँ अर्थ तक की डिस्टेंस इतनी है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सन पे जाना ही इम्पॉसिबल चीज़ है। अब जब वहाँ कोई गया ही नहीं, उसके पास तक कोई जा नहीं सकता, तो उसकी लेंथ हमें कैसे पता, उसकी डिस्टेंस हमें कैसे पता कि अर्थ से सन की डिस्टेंस कितनी है? तो ये सारी क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं। अब साइंटिस्ट, हमें साइंस में पढ़ाया जाता है कि लेट सपोज ये एक प्लेनेट है कोई, ये दूसरा प्लेनेट है कोई, और इन दोनों के बीच की भी हम डिस्टेंस बताते हैं कि जो जुपिटर है या कोई अर्थ है या मून है, वो मून और अर्थ के बीच की जो लेंथ है या डिस्टेंस है वो कितनी होगी। अब ये सारी जो वैल्यूज़ होती है ये कहाँ से आती है? ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। यानी कि हम हर जगह ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स की बात हो, चाहे वो साइंस की बात हो, और ख़ासकर फिजिकल साइंस में तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ है। और जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग को प्रेफरेंस देते हैं वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ है। यानी कि अलग अलग ब्रांचेज में हर जगह ट्रिग्नोमेट्री फंसी हुई है, इसका यूज़ है। अब ट्रिग्नोमेट्री भी एक मैथ की ब्रांच बन चुकी है। अब जैसे साइंस पढ़ते हैं आप, साइंस में क्या होता है? आप फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, यानी कि 3 ब्रांच होगी ना साइंस की। जो केमिकल से डील करे वो केमिस्ट्री, जो फिजिकल यानी कि नेचुरल फिनोमिना से डील करे वो उसको फिजिक्स, और जो ह्यूमन बॉडी वगैरह इनकम्प्लीट से डील करे उसको हम बायोलॉजी पढ़ते हैं। इस तरीके से इनकी अलग अलग डेफिनेशन होती है। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री भी एक मैथ्स की ब्रांच है जिसके अंदर हमें बहुत कुछ सीखना है। ट्रिग्नोमेट्री एक समुंदर के समान है, जितना आप ज़्यादा सीखें उतना ही अच्छा है। तो यहाँ से देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करते हैं। आप एग्जाम्पल मैं आपको बहुत दे चुका हूँ, तो आप समझ ही गए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंस कितनी है। फर्दर क्लासेज में जो टॉपिक्स आएंगे वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज होगा। और जो क्लास 10th है उसमें जो चैप्टर नंबर 8 और 9 है वो तो ट्रिग्नोमेट्री से भरा पड़ा है। यानी कि बिना ट्रिग्नोमेट्री तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। ये मान के चलिए कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है मैथमेटिक्स का। अब उसके बाद देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किसी भी ट्रायंगल में, अब हम जो यहाँ पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के अंदर, वो हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कैसे काम करती है। तो उसके लिए हम एक्सपोज कर लेते हैं। लेट सपोज ये ए, बी और सी ये राइट एंगल है। ठीक है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, आपको पता है। एक हाइपोटेन्यूज होता है, एक बेस होता है, और एक होता है परपेंडिकुलर। हम जनरली क्या इस तरीके से लिखते हैं कि जो नीचे की तरफ है उसी को बेस मान लेते हैं, यानी कि जिस पे ट्रायंगल बनी है। अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा दूं तो आप बीसी को बेस मान लेंगे, लेकिन बेस किस बेस पे आप उसको एज्यूम कर सकते हो कि ये बेस ही है या फिर ये परपेंडिकुलर है। लेट अस सपोज अगर आपको ये एंगल गिवन है, एंगल ए, तो जो एंगल ए गिवन है इसकी रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इसको हम बेस बोलेंगे, यानी कि साइड एडजेसेंट टू
एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, उसको हम क्या नाम देते हैं? बेस नाम देते हैं। यानी कि इस एंगल ए की रिस्पेक्ट में यही साइड क्या होगी? बेस होगी। अब जो एंगल ए के अपोजिट साइड होती है, यानी कि साइड अपोजिट टू एंगल ए, इसको हम क्या नाम देते हैं? परपेंडिकुलर नाम देते हैं। ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। यानी कि अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात होगी तो बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा। इसी तरीके से अब ये जो थर्ड साइड होती है, ये आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, हाइपोटेन्यूज होता है भी ये। यानी कि जो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज नोन एज हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल। तो इस तरीके से अब देखिए ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। अब इसी ट्रायंगल की बात करें तो अगर हम इन ट्रायंगल्स के जो साइड है, इस जो ट्रायंगल की साइड्स हैं, उनका रेशो निकालना चाहे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर का रेशो बेस के साथ, बेस का रेशो परपेंडिकुलर के साथ, परपेंडिकुलर का रेशो हाइपोटेन्यूज के साथ, हाइपोटेन्यूज का रेशो परपेंडिकुलर के साथ। उसके बाद क्या रह गया? बेस का रेशो हाइपोटेन्यूज के साथ और हाइपोटेन्यूज का रेशो बेस के साथ। यानी कि टोटल 6 रेशोज होते हैं जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं। ये टोटल कितने हैं? 6 रेशोज, टोटल 6 रेशोज। अब क्या इनसे अलग आपको किन्हीं साइड का रेशो रह गया? अगर मैं बोलता हूं कि हमने परपेंडिकुलर का रेशो बेस के साथ भी ले लिया, हाइपोटेन्यूज के साथ भी ले लिया, बेस का रेशो परपेंडिकुलर के साथ भी ले लिया, हाइपोटेन्यूज के साथ भी ले लिया, हाइपोटेन्यूज का रेशो परपेंडिकुलर के साथ भी, बेस के साथ भी, अब तो कोई साइड नहीं रही जिसका हमें रेशो नहीं लिया हो। यानी कि तीनों साइड्स में से हमने एक साइड का किसी अदर 2 साइड्स के साथ रेशो डिफाइन कर दिया और यहाँ टोटल रेशो ही 6 होते हैं, उसके अलावा कोई और रेशो नहीं है। अब आप चेक कर लीजिए क्या कोई ऐसा रेशो है भी हमने इन दोनों साइडों का रेशो नहीं लिया? वो 6 के 6 रेशो हम क्या ले चुके हैं। तो उसके बाद देखिए अब यहाँ से जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या करती है कि हम जनरली इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ P बाई बी हो गया, B बाई P हो गया, ये अलग अलग रेशो हैं। इन 6 के 6 रेशोज को अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। क्या नाम दे दिए गए हैं? सभी को अलग अलग। बी ये जो पहले वाला रेशो है उसको ये नाम दे दिया, दूसरे वाला रेशो है ये नाम दे दिया। अब किसी भी चीज़ को नाम क्यों दिया जाता है? ताकि उसकी पहचान बन सके। अब जैसे ह्यूमन बीइंग है सारे, अब लेट सपोज कीजिए अगर किसी का भी कोई नाम ही ना होता तो आपको कैसे जानते कि आप कौन है, किस तरीके से हैं? यानी कि हमारा नाम ही हमारी पहचान है, हमारा एड्रेस हमारी पहचान है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वोटर कार्ड, आईडी कार्ड, बहुत सारी चीज़ें बन गई। लेकिन जो स्टार्टिंग होती है वो हमारे नेम से होती है, यानी कि हमारा नेम ही हमारी पहचान बनता है। इसी तरीके से अब ये 6 रेशोज हैं। अब वैसे तो इनको क्या बोलेंगे? रेशोज ही हैं, लेकिन अगर मैं अलग अलग इनको नाम दे दूँ तो इनकी एक अलग पहचान बन जाती है कि हाँ ये जो फर्स्ट वाला रेशो है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ से देखिए जो पहला नाम आता है रेशो का वो आता है साइन ऑफ एंगल ए। यानी कि जो एंगल साइन, ये जो साइन ऑफ एंगल ए है वो होता है अगर आपको परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो, अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हो। अब परपेंडिकुलर क्या था? परपेंडिकुलर यहाँ अगर एंगल ए की बात हो रही है किसकी रिस्पेक्ट में? हम वही तो निकाल रहे हैं कि एंगल्स का रेशो साइड की रिस्पेक्ट में या फिर साइड्स का रेशो एंगल की रिस्पेक्ट में, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो जो परपेंडिकुलर थी वो क्या थी? साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या था भी? हाइपोटेन्यूज था। इस तरीके से यानी कि अगर इन दोनों साइड्स का रेशो आपके पास आ जाए बी साइड जो अपोजिट हो एंगल ए के अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो उसको हमने एक नाम दे दिया साइन ऑफ एंगल ए। यानी कि इस रेशो का नाम क्या होगा? साइन ऑफ एंगल ए, यानी कि एंगल ए का ये साइन है। इस तरीके से उसके बाद देखिए सेकंड आता है कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन क्या होता है? बी बाय एच, यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और बेस क्या था? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अपॉन क्या आया? हाइपोटेन्यूज। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है टेंजेंट ऑफ
एंगल ए, यानी कि टेंजेंट ऑफ एंगल ए होता है P बाय B, ठीक है। अब P क्या है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, यानी कि इसको हम लिखते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए। तो उसके नीचे आता है बेस, बेस क्या था, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, इस तरीके से। उसके बाद फोर्थ जो आता है वो आता है कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। अब जो कोसिकेंट ऑफ एंगल ए होता है वो होता है H अपॉन P, H अपॉन P, H यानी कि हाइपोटेन्यूज, इस तरीके से, और जो P है परपेंडिकुलर, यानी कि साइड अपोजिट टू एंगल ए, अपोजिट टू एंगल ए। उसके बाद फिफ्थ आता है सीकेंट, सीकेंट नाम दिया जाता है ऑफ एंगल ए। सीकेंट क्या होता है, H बाय B, H बाय B, H यानी कि वही हाइपोटेन्यूज, इस तरीके से, और B यानी कि बेस, यानी कि साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, एडजेसेंट टू एंगल ए। उसके बाद लास्ट जो सिक्स्थ रेशो को हम नाम देते हैं वो है कोटेंजेंट, ठीक है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, इस तरीके से। यानी कि ये जो 6 रेशोज हैं इनको हमने अलग अलग नाम दे दिया। पहले रेशो को नाम दिया कि ये एंगल ए का साइन होगा, दूसरा रेशो एंगल ए का कोसाइन होगा, ये एंगल ए का टेंजेंट होगा, ये कोसिकेंट, ये सिकेंट, और ये कोटेंजेंट। तो टोटल हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं जिनके नाम आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। साइन ऑफ एंगल है, कोसाइन ऑफ एंगल है, टेंजेंट ऑफ एंगल है, और ये अलग अलग रेशो है। अब जो मेन प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स के पास वो क्या आती है कि सर ये अलग अलग रेशो के अलग अलग नाम हैं, याद कैसे करें, यानी कि हमें कैसे ध्यान में रहेगा कि कोसिकेंट ऑफ एंगल ए का मीनिंग हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर ही होता है। क्या तो हम उल्टा लिख दें कि सर हम तो P बाय B लिख के आगे, यानी कि इसको याद करने के लिए भी एक रूल बनाया गया है, वो मैं आपको आगे अभी बताऊंगा। तो पहले इसको समझ लीजिए। अब याद करने का काम 1 सेकंड का है, वो मैं आपको बता दूंगा। अब यहां से देखिए, उसके बाद आती है शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म क्या होती है ये देखें। जैसे अभी मैंने क्या लिखा, साइन ऑफ एंगल ए, यानी कि कितना बड़ा हो गया नहीं कि साइन भी लिखना पड़ा, ऑफ भी लिखना पड़ा, एंगल ए भी लिखना पड़ा, यानी कि कुछ लेंथ ही हो गया। इसको क्या करते हैं, समेट लेते हैं, थोड़ा छोटा बनाते हैं। अब ये जो साइन ऑफ एंगल ए है, साइन ऑफ एंगल ए, इसको मैं ये लिख सकता हूं डायरेक्ट साइन ए। अब साइन ए का मीनिंग क्या हो गया, हम इसको कैसे रीड करेंगे, साइन ऑफ एंगल ए। अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि साइन की मल्टीप्लाई है ए के साथ, नहीं, गलत, ये क्या हो गया, टोटली गलत हो गया। अब साइन ऑफ ए का मीनिंग ये होगा, यानी कि साइन ऑफ एंगल ए को मैं लिख सकता हूं साइन ए। इसी तरीके से जो कोसाइन ऑफ एंगल ए है उसको मैं लिख सकता हूं कोस ए, यानी कि शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं, कोस बोलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, कोसाइन ऑफ एंगल ए। इसी तरीके से जो टेंजेंट है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, उसको मैं लिखता हूं टेन, ओनली टेन ए। टेन ए का मीनिंग हो गया टेंजेंट ऑफ एंगल ए। उसके बाद कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, इसको मैं लिखता हूं सिर्फ कोसेक ए। कोसेक भी बोलते हैं इसको, लेकिन रीड जब हम करते हैं कोसिकेंट ए पढ़ते हैं, यानी कि कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। उसके बाद सीकेंट, सीकेंट ऑफ एंगल ए की शॉर्ट फॉर्म होती है ओनली सेक, SEC, सीकेंट ए, इसको हम रीड करते हैं। थर्ड लास्ट रह गया कोटेंजेंट, यानी कि कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको हम रीड करते हैं कोट ए से।
इसका मीनिंग क्या होगा, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, यानी कि सिकेंट ऑफ एंगल ए, कोसिकेंट ऑफ एंगल है, टेंजेंट ऑफ एंगल है, कोसाइन ऑफ एंगल है और साइन ऑफ एंगल है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म, छोटा करके लिखते हैं हम इसको। और इसका मीनिंग मैंने आपको बताया। अब ये मत समझने लगना कि ये तो 10 की गुणा ए के साथ होगी, स्पेलिंग की मल्टीप्लाई थोड़ी ना होती है, यानी कि ये क्या है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो इस तरीके से ये थी इसकी शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। और ये जो सारे लिखे हैं मैंने, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, सिर्फ मैंने लिख तो दिया कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है क्या। तो यहां से मैं इसको रफ कर देता हूं, इसके ऊपर ही लिख लेता हूं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मैंने पहले लिख दिया। अब हम इसको डिफाइन करेंगे। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज यानी कि टोटल कितने होते हैं, 6। मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं 6, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है क्या, द रेशो ऑफ द ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल with respect to its acute angle is known as ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। इनको हम क्या नाम देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज नाम देते हैं। क्योंकि जो क्लास 10th का सिलेबस है उसमें सिर्फ आपको राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक में इससे बाहर नहीं जाना। जहां भी बात होगी राइट एंगल ट्रायंगल की, वैसे ट्रिग्नोमेट्री हर एक ट्रायंगल पे लागू होती है, लेकिन वो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। फिलहाल हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। तो इसी वजह से मैंने क्या लिखा है, एक्यूट एंगल्स, इनके एक्यूट एंगल्स की रिस्पेक्ट में। अब एक तो 90 हो गया, ये तो एक्यूट हो ही नहीं सकता। एक्यूट कौन सा बचा, ए और सी। इनकी इन एंगल्स की रिस्पेक्ट में आप साइड्स का रेशो कैसे निकालते हैं, वही क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। टोटल 6 होते हैं जिनकी नेमिंग नीचे लिखी है और इनकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ राइट साइड में लिखी है। तो ये है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अभी हमने क्या लिया था, एंगल ए, ये वाला एंगल लिया था। लेकिन अगर हम इसको चेंज कर दे, चेंज करने का मीनिंग क्या है, इस तरीके से भी राइट एंगल ट्रायंगल तो क्या रहेगी, यही रहेगी जो पहले थी, इस तरीके से। ये ए, ये बी और ये सी सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन अब हम किसकी बात करेंगे, एंगल सी की बात करेंगे। एंगल सी, अब मैंने क्या बताया था, जो एंगल के एडजेसेंट साइड हो, यानी कि इस तरीके से लिखेंगे, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी, इसको हम क्या नाम देंगे, बेस। ये क्या हो गया, बेस। अब ये एंगल सी के क्या है, अपोजिट। तो यहां हम क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, यानी कि एंगल सी के अपोजिट साइड, इसको हम क्या नाम देंगे, परपेंडिकुलर। अब ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। अब जो भी बात होगी वो एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात होगी, एंगल सी। अब यहां से देखिए, अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे को साइन सी की वैल्यू बताइए। अब साइन सी क्या था, साइन ऑफ एंगल सी, यही था ना, इसकी शॉर्ट फॉर्म थी। मैं एक बार लिख के बता देता हूं। अब साइन ऑफ एंगल सी, अभी हमने क्या पढ़ा था कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। अब परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। तो साइन ऑफ एंगल सी की वैल्यू क्या है, ए बी अपॉन ए सी। इसी तरीके से अब सेकंड में मैं लिख देता हूं कोसिकेंट सी, ओ सॉरी कोसाइन सी। कोस सी का मीनिंग क्या हो गया, कोसाइन ऑफ एंगल सी। कोसाइन क्या कहता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, यानी कि ये बेस क्या है, ये वाला बेस। अब ये बेस क्या हो गया, एंगल सी की रिस्पेक्ट में। तो यहां से बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी, बी सी अपॉन ए सी। अब इसी तरीके से आपको हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू निकालनी है, यानी कि टेंजेंट सी की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद कोसिकेंट सी की वैल्यू निकालनी है, फिफ्थ है सिकेंट सी की वैल्यू निकालनी है, सिक्स्थ आपने कोटेंजेंट सी की वैल्यू निकालनी है। यानी कि ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं अब, क्योंकि मैंने इसकी जो लेंथी फॉर्म है वो आपको बताई थी, उसी से शॉर्ट पे आए हैं। तो टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये ए बी
और सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है ए बी अपॉन बी सी। अब जो कोसिकेंट है, कोसिकेंट क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ए सी अपॉन ए बी। इसी तरीके से सिकेंट क्या होता है, सिकेंट होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी और अपॉन बेस करोगे तो बेस की वैल्यू क्या है इसमें बी सी। उसके बाद कोटेंजेंट पे आइए, ये क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस क्या है बी सी, बेस है बी सी अपॉन ए बी। अब आपको लग रहा है कि सर आपने कैसे लिख दिया, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला कौन सा बेस कौन सा परपेंडिकुलर। अब ये तो पता है कि ये हाइपोटेन्यूज है इस तरीके से, ये क्या हाइपोटेन्यूज, ये मैंने आपको परपेंडिकुलर बताया, ये मैंने आपको बेस बताया। अब बात करते हैं याद करने के तरीके की, भी ये जो रेशोज हैं उनको याद कैसे किया जाए, यानी कि याद करने का तरीका, यानी कि इस तरीके से देखिए। अब याद करने का तरीका क्या कहता है वो देखें। अब मैं एक बिल्कुल फनी सा नाम लिख देता हूं, पंडित, हिंदी में मैं आपको बता रहा हूं बद्री प्रसाद, ये आपने याद रखना है बस, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो याद हो गए। नीचे क्या है हर हर भोले, इस तरीके से। अब इसी मेथड से हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो को याद करेंगे। अब आप समझ रहोगे कि सर ये आप तो धार्मिक ज़्यादा हो गए और इनको हम कैसे याद करें, तो यहाँ से देखिए पंडित यानी कि पहला पी, बद्री यानी कि बी, प्रसाद यानी कि पी। अब सभी के अलग अलग डिवाइड में हर हर यानी कि हर हर और भोले यानी कि बी, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले हो गया। अब यहाँ से देखिए इस रेशो को हम क्या बोलते हैं साइन, इस रेशो को हम क्या नाम देते हैं बी बाई एच को कोसाइन, यानी कि वो किस एंगल के रिस्पेक्ट में है। अब पी बाई बी को हम क्या नाम देते हैं टेंजेंट, क्या नाम देते हैं टेंजेंट, ठीक है। अब पी बाई बी को हमने क्या नाम दिया टेंजेंट नाम दिया। अब आप बोलेंगे सर ये तो सिर्फ 3 ही हुए हैं, बाकी के 3 कहां से आए। अब जो साइन का उल्टा होता है एच बाय पी, एच बाय पी वो होता है कोसिकेंट। अब जो कोसाइन का उल्टा होता है वो होता है सिकेंट, और जो टेंजेंट का उल्टा होता है कोट। अब मैं बताऊंगा कि ये उल्टा क्यों होता है, फिलहाल आप इसको रफ कर दें। इस तरीके से हम इसको रफ कर देते हैं कि अभी तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम इसी ट्रायंगल की बात करेंगे जहां रेड मार्क है। अब हम इस ट्रायंगल की बात नहीं करेंगे, सिर्फ मैंने आपको ये बताया था कि इस तरीके से एंगल सी के रिस्पेक्ट में भी आप रेशोज निकाल सकते हो। अब यहां से देखिए, अब फर्स्ट ट्रायंगल के रेशोज दोबारा से निकालते हैं। साइन विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए, यानी कि साइन ऑफ एंगल ए। साइन क्या था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है इसमें देखिए बी सी अपॉन ए बी, यानी कि बी सी अपॉन ए बी। दूसरा कोस बी, कोस बी देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको रेड कलर में ले लेते हैं, थोड़ा फोकस पड़ेगा कि अलग से क्या लिखा है। बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है ए बी, हाइपोटेन्यूज ए सी, सॉरी ये हाइपोटेन्यूज ए बी में लिख दिया मैंने यहाँ। साइन क्या था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या था बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखना था ए सी, ये ध्यान रखें। बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है ए बी अपॉन ए सी, ये हो गया कोस। अब थर्ड पे आते हैं, थर्ड है टेंजेंट ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। फोर्थ पे आते हैं कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए क्या होता है, अब इसका उल्टा साइन का उल्टा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, यानी कि ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। उसके बाद फिफ्थ पे आते हैं सिकेंट ऑफ एंगल ए, सिकेंट किसका उल्टा होता है कोसाइन का, यानी कि एच बाय बी, एच बाय बी करोगे तो ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। सिक्स्थ कोट ए, यानी कि कोटेंजेंट ऑफ ए, यानी कि टेंजेंट का होता है बी बाय पी हो जाएगा, यानी कि उल्टा उल्टा कर देना इसको, बी बाय पी करोगे तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। अब यहां से देखिए, अब पहला फोकस करिए साइन पे, दूसरा फोकस करिए कोसिकेंट पे, ठीक है।
अब साइन और कोसिकेंट में आपको क्या दिख रहा है कि जो साइन है, साइन ए, उसको अगर मैं ये लिखूं कि 1 के अपॉन में, ये कोसिकेंट की वैल्यू क्या है कि BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, यानी कि उल्टा होके वही क्या हो जाएगा, यानी कि BC, एक मिनट रुको, सॉरी, AC अपॉन BC है भाई, उल्टा लिख दिया ये भी, यानी कि AC अपॉन BC, ठीक है। यानी कि साइन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि अगर ये उल्टा हो जाएगा तो BC अपॉन AC हो जाएगा ना, वही सेम एज इट इज, यानी कि BC ऊपर चला गया, AC नीचे, और BC अपॉन AC क्या था, यही साइन था, यानी कि दोनों साइन इक्वल है, साइन की वैल्यू BC अपॉन AC। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन A को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन, ये किसकी वैल्यू थी, AC अपॉन BC, कोसिकेंट A की, तो साइन A को मैं लिख सकता हूं, सॉरी साइन A था ये, तो साइन A इक्वल टू क्या हुआ, कोसिकेंट A, इनके एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसी तरीके से जो कोस A है वो क्या होता है 1 अपॉन सिकेंट A होता है, भी क्या होता है 1 अपॉन सिकेंट A। तो ये सेकंड रिजल्ट, ये था फर्स्ट रिजल्ट। अब थर्ड रिजल्ट आता है, जो टेंजेंट A होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट A, 1 अपॉन कोट A। तो ये रिजल्ट नंबर आया थर्ड, इस तरीके से। अब ये टोटल 6 रिजल्ट होते हैं, मैं सभी को लिख के बताता हूं आपको, अलग से अच्छी तरीके से लिख देते हैं, ये तो थोड़ा अजीब सा लगा आपको सर्कल में। तो उसके बाद हम लिखते हैं सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। इसके अंदर आता है जो फर्स्ट है, फर्स्ट होता है साइन ए। साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन कोसिकेंट ए, या फिर अगर इसका उल्टा हो, यानी कि अगर कोसिकेंट ए हो उसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन साइन, यानी कि कोसिकेंट मल्टीप्लाई में ए डिवाइड में, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड रिजल्ट आता है कोस ए, उसको मैं लिख लेता हूं 1 अपॉन सिकेंट ए, यहां से देखिए साइड से। फोर्थ जो सिकेंट ए है उसको लिख लेते हैं 1 अपॉन कोस ए। उसके बाद फिफ्थ रिजल्ट यहाँ लिख लेते हैं टेंजेंट ए, इसी तरीके से टेंजेंट ए क्या होगा 1 अपॉन कोटेंजेंट ए, और सिक्स्थ यानी कि जो कोटेंजेंट ए होगा वो 1 अपॉन टेंजेंट ए होगा, यानी कि एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं, इस तरीके से। अब साइन है, ध्यान से देखिए, यहाँ साइन ए की वैल्यू रखिए BC अपॉन AC, वो देखिए 1 अपॉन कोसिकेंट ए की वैल्यू AC अपॉन BC के इक्वल आ रही है कि नहीं। अब इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से ये हमारे क्या आए हैं, रिजल्ट आए हैं। तो इस तरीके से अब कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहते हैं। अब इस पंडित बद्री प्रसाद को खत्म कर देते हैं यहाँ से। तो वो रिजल्ट हैं, अगर यहाँ से देखिए 6 रिजल्ट हो चुके हैं, 7th लिखते हैं भी। अगर मैं ये लिखूं कि साइन ए अपॉन कोस ए, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करते हैं। देखिए साइन ए की वैल्यू क्या थी BC अपॉन AC, कोस ए की वैल्यू क्या थी AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे जैसे छोटी क्लासों में करते थे, भी BC बटे AC को भाग करना है इससे, तो मल्टीप्लाई में करते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं, यानी कि अपॉन AB। AC से AC कट गया तो वैल्यू क्या आई BC अपॉन AB, यानी कि साइन बाय कोस ए को BC अपॉन AB लिख सकते हैं। तो साइन A अपॉन कोस A, अब BC अपॉन AB के इक्वल आ गया। BC अपॉन AB क्या था टेंजेंट ए, तो ये किसके इक्वल होते हैं टेंजेंट ए के। ये आपका आया 7th रिजल्ट। सेम एज इट इज जो रिजल्ट नंबर 8th है उसमें आप अगर कोस ए अपॉन साइन ए है उसको किसके इक्वल लिख सकते हैं कोट ए के इक्वल लिख सकते हैं। तो इन रिजल्ट्स पे आपने फोकस करना है। ये 2 और इम्पोर्टेंट रिजल्ट थे इस तरीके से, यानी कि साइन ए कोसिकेंट ए, ये सारे ये एक किस्म से आप मान के चलिए कि आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आने स्टार्ट हो गए हैं। 6 तो ये और 2 ये, 8 तो आ चुके हैं। इस तरीके से आप हर एक को अच्छी तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, अभी जो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ उसके लिए हमें एक अलग से ट्रायंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी कि, तो देखिए ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। अब ये जो वाली ट्रायंगल है इनको रफ कर देते हैं क्योंकि इनका तो काम हो गया, अब जो मैंने आपको बताना था वो बता चुका हूँ। तो यहाँ से देखिए एक ट्रायंगल इस तरीके से बनाते हैं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो ये हो गई राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, यानी कि A, ये B पे राइट एंगल, ये C। अब अगर मैं B को आगे बढ़ा दूँ भाई इस तरीके से
और फिर उस पर 90 डिग्री डालता हूँ यहाँ पे, और इसको भी आगे बढ़ा देते हैं सी को, यानी कि ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ाते हैं, फिर इस तरीके से उस पर 90 डिग्री डालते हैं और इसको फिर आगे इंक्रीज कर देते हैं, पी क्यू हो गया, ये हो गया आर एस। सो ऑन ये प्रोसेस चलती रहती है, यानी कि ये पॉइंट बढ़ता रहता है। अब देखिए, अगर बात की जाए इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। अब एंगल ए के रिस्पेक्ट में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये तो बेस हो गया, बेस ये क्या हुआ परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, इस तरीके से। यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि बीसी अपॉन क्या आएगा, बीसी अपॉन एसी आएगा। उसके बाद इन ट्रायंगल, अगर ये बड़ी ट्रायंगल है ए पी क्यू, अगले वाली ए पी क्यू, इसमें अगर आप साइन ए की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी, वो भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू अपॉन ये क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा, पी क्यू अपॉन ए पी। थर्ड पे आते हैं, इन ट्रायंगल ए आर एस, ए आर एस के अंदर अगर आप साइन ए की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगी, यानी कि परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री, यानी कि आर एस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कंप्लीट क्या होगी ए आर। अब यहां से देखिए, क्या किसी भी लेंथ का, यानी कि हर एक ट्रायंगल में अलग अलग लेंथ थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे कोई इफेक्ट आया, वो तो क्या है साइन ए ही है। यानी कि अगर एंगल सेम रहता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, यानी कि साइड्स की लेंथ के हिसाब से। तो यहां से जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो पॉइंट उभर के आता है वो क्या है, द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज does not depend या फिर डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स, ठीक है। इफ द एंगल रिमेन्स सेम, अगर एंगल क्या है सेम है, यानी कि अब इस केस में देखिए कि ये जो एंगल ए था ये हर एक ट्रायंगल में सेम था, यानी कि एंगल में तो कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, तो इतना ही आगे जो मर्जी बढ़ता रहे। यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है ये साइन ए, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, ये जो वैल्यू थी वही रही, इसमें कोई चेंज नहीं आया। चेंज किस में आया, सिर्फ इन रेशोज में चेंज आया। यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है ये साइन ए, ये साइन ए, ये साइन ए, ये अनचेंजेबल रहता है, यानी कि इसमें कोई भी चेंज नहीं आता विद रिस्पेक्ट टू द लेंथ ऑफ द साइड्स, यानी कि साइड्स की लेंथ जितनी मर्जी रहे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इफेक्ट पड़ता है तो कैसे, अगर ए की वैल्यू चेंज हो जाती है तब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होगा, चेंज होगा। जैसे अगर यहाँ एंगल 45 है तो ये 45 के हिसाब से वैल्यू आएगी, अगर ये 30 है तो 30 के हिसाब से, यानी कि अगर एंगल चेंज हो गया तो इफेक्ट आएगा। लेकिन अगर एंगल सेम है दिस मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस तरीके से ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस वीडियो के अंदर कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज हैं वो किन से इफेक्टेड होते हैं और किन से इफेक्टेड नहीं होते। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका जो बेसिक टॉपिक, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि इसकी बेसिक डिटेल्स मैंने आपको बताई कि ये कहाँ से आया, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, किस टाइप से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं, उनके बीच का रिलेशन, साइड एंगल का रिलेशन, बेस किसको हम बोलते हैं, परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, यानी कि ये जो भी था इसके बारे में, यानी कि जो टोटल बेसिक है बिल्कुल जड़ से आज हमने स्टार्ट किया कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो धीरे धीरे आगे आने वाली क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आपने जो मर्जी चैप्टर मिस कर दिया क्लास 10th का, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री कभी भी मिस मत करना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मिस कर दिया मीन्स आगे जो फर्दर क्लासेस आने वाली हैं उनके लिए आपने मैथ्स को ही मिस कर दिया, बस ये मान के चलें। तो इस तरीके से इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखें अच्छी तरीके से। एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती, 2 बार देखें, 3 बार देखें, इसके कोई पैसे नहीं है, क्योंकि जितनी बार आप देखते हैं उतनी बार आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, प्रैक्टिस होगी बार बार। इन सभी चीज़ों को साथ में कॉपी पेन लेके लिखें कि ये कैसे आई, क्यों आई और कैसे याद करने का तरीका मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से तो नेक्स्ट वीडियो तक आप इसको कंप्लीट अच्छी तरीके से देख लिए, जो भी कंसेप्ट है उनको क्लियर कीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दें। और खासकर
वो जो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मेरे को भी पता चले भी किन किन स्टूडेंट्स को वो याद हो गया और कितना आसान लगा। उस तरीके के बारे में ज़रूर कमेंट करें, आपको आसान लगा, मुश्किल लगा, या जो भी जैसे भी आपके व्यूज़ हैं। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टिव क्लासेस।